नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का साया। मौत का साया, लेखक अर्जुन पंडित, चित्रांकन चौहान। आधी रात के करीब। उफ, आज तो कॉन्फ्रेंस में बहुत देर लग गई। खैर, तुम लोग खाना लगवाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। यस सर, कहकर जीवन दास ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। कुछ देर बाद खट खट, उधर नीचे जीवन दास के बॉडीगार्ड्स मेज पर खाना लगा रहे थे। तभी आई! अरे, यह चीख कैसी? यह तो एमएलए साहब की आवाज है। ऊपर चलो, वे अवश्य खतरे में हैं। अगले ही क्षण वे ऊपर आ गए। एमएलए साहब, दरवाजा खोलो। लेकिन भीतर तो जैसे मौत का सन्नाटा छा गया था। भीतर तो खामोशी है, न जाने क्या हुआ है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चलो, मेरे साथ जोर लगाओ। फिर दोनों ने जोर लगाया। शीघ्र ही दरवाजा टूट गया। भीतर दाखिल होते ही एक बार की तो उनके होश फाख्ता हो गए। खून! ओ गॉड! छत की ओर घूरती लाश की आंखों में अविश्वास तथा आतंक के भाव व्याप्त थे। राणा, पुलिस को फोन करना होगा। लेकिन प्रकाश, कातिल कहाँ गया? इस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं है। तुम ठीक कहते हो राणा, कातिल अभी भी इसी कमरे में है। तुम सावधानी से यहीं डटे रहो, मैं अभी फोन करके आता हूँ। कहकर वह वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस के कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे। कमाल है, बंद कमरे में कत्ल हुआ और कातिल का कोई अता पता नहीं है। इंस्पेक्टर रजनीश, क्योंकि यह कत्ल तुम्हारे इलाके में हुआ है, इसलिए इस केस की जांच तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है। हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना तुम्हारा काम है। यस सर। इंस्पेक्टर रजनीश एक भ्रष्ट पुलिस वाला था जो रिश्वत के ग्लैमर से प्रभावित होकर पुलिस में भर्ती हुआ था। लाश का पंचनामा तैयार करने और आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। लेकिन जब बहुत दिन बीत जाने के बाद भी इंस्पेक्टर रजनीश हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा सका, तो कमिश्नर देश पांडे ने उसे अपने केबिन में बुलाया। बहुत शर्म की बात है इंस्पेक्टर रजनीश कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी तुम हत्यारे का कोई सूत्र नहीं ढूंढ पाए हो। सर, मैं अपनी तरफ से हर प्रयास कर चुका हूँ, किंतु तुम अच्छी तरह से जानते हो इंस्पेक्टर कि मैं किंतु विंतु सुनना पसंद नहीं करता। मुझे हत्यारा चाहिए और वो भी जल्दी, वरना। सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी ही हत्यारे को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा। कुछ देर बाद मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा घूम गया। संत कुमार, हाँ, वही ठीक रहेगा। और फिर मुझे उससे अपने उस दिन किए गए अपमान का बदला भी तो लेना है। और फिर उसके समक्ष अतीत का एक दृश्य घूम उठा। यह सरकारी गाड़ी है और वह भी पुलिस की। इसको ठीक करने के कैसे पैसे? गाड़ी पुलिस की हो या काले चोर की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इंस्पेक्टर। मेरा बिल अदा किए बिना यह गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। हे। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। यह लो अपने पैसे। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है इंस्पेक्टर। कभी मौका मिला तो तुझे समझूंगा बेटे। और आज वह मौका आ गया है। उसी रात। आता हूँ भाई, आता हूँ। क्यों दरवाजा तोड़ने पर तुले हो? अगले पल, इंस्पेक्टर तुम, वो भी इस समय? तुम्हें एक अपराधी की शिनाख्त करने अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा संत कुमार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कमिश्नर साहब का इस काम को अभी पूरा करने का आदेश है। संत कुमार को लेकर रजनीश पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा बेटे कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी या फिर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। कुछ देर बाद, अपराधी इधर टॉर्चर रूम में है संत कुमार। कहते हुए रजनीश की आंखों में मक्कारी नाच उठी थी। और इससे पहले कि संत कुमार कुछ समझ पाता, यहां मर हरामजादे। ओह! संत कुमार संभल कर उठा। धोखेबाज कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी भड़ाक! तू कभी अपने कमीने इरादों में सफल नहीं होगा हरामजादे। तुम लोग इसकी खातिरदारी करो, मैं अभी आता हूँ। यस सर। इंस्पेक्टर रजनीश के जाने के बाद तीनों पुलिसकर्मी टॉर्चर रूम में दाखिल हुए
और भाई हीरा, विश्वास नहीं होता कि एमएलए साहब का खून इसने किया है। मक्कार पुलिसियों, तुम मुझे जबरदस्ती हत्यारा साबित करना चाहते हो। एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर तभी तड़ाक, आह, डिशुम डिशुम, उफ, धाड़, हाय। और वह तीनों उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। तभी क्या हुआ? बेहोश हो गया। होश में लाओ इसे। यस सर। अगले ही पल उस पर पानी डालकर उसे होश में लाया गया। जैसे ही संत कुमार को होश आया, आह, पानी, पानी। नहीं, जब तक तुम कबूल नहीं करोगे कि एमएलए जीवन दास की हत्या तुमने की है, तब तक तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। हाँ कह दे संत कुमार, हाँ कह दे, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन संत कुमार ने इंस्पेक्टर रजनीश के मुंह पर थूक दिया। आ थू, मैं तुम जैसे कुत्तों पर थूकता हूं कमीने, हरामजादे, तेरी यह मजाल। और फिर चारों दरिंदे संत कुमार पर पिल गए और उसकी वहशियाना ढंग से की गई पिटाई के परिणाम स्वरूप उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। ओह, यह तो मर गया। अब क्या होगा सर? होना क्या है, इसे भी उसी खंडर में ले जाकर गाड़ देंगे जिसमें पहले भी हमने एक लाश गाड़ी थी। फिर फावड़ा और कुदाल रख लिए हीरा? यस सर। कुछ देर बाद शहर से बाहर बने खंडर में कोई सोच भी नहीं सकता, इस खंडर में 2 लाशें दफन हो चुकी हैं। गड्ढे को जल्दी से मिट्टी से पाट दो। शीघ्र ही अपना काम करके वो सब वहां से चले गए। फिर वह लोग वापस पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोम रस पियो और भूल जाओ कि हमने किसी की हत्या करके लाश दफनाई है। रात के लगभग 2 बजे रजनीश अपने घर की ओर रवाना हो गया। संत कुमार तो मर गया, अब कोई और आदमी ढूंढना होगा। आखिर जीवन दास की हत्या का केस तो सॉल्व करना ही है। अभी वह थाने से कुछ ही दूर गया था कि कौन? तुम्हारी मौत। इस आवाज को सुनते ही इंस्पेक्टर रजनीश के जैसे 53 कांप उठे और उसने पीछे मुड़कर देखा। संत कुमार, तुम जिंदा हो? कुत्ते, मैं संत कुमार नहीं, उसकी आत्मा हूँ और तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ। आत्मा के स्वर की भयानकता से इंस्पेक्टर रजनीश का सारा जिस्म थरथरा उठा और उसके हाथ मोटरसाइकिल पर से बहक गए। बचाओ! और अगले ही पल वो एक पेड़ से टकरा गया। आह! अगले पल इंस्पेक्टर रजनीश उठा और एक और भाग निकला। लेकिन तभी हा हा हा, बचकर कहाँ जाएगा कुत्ते? तूने मुझ जैसे कई निर्दोषों पर जुल्म उठाए हैं, आज तेरी बारी है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। इसके साथ ही वह रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाता चला गया। मगर धाएं धाएं, हा 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 हा। प्रातः इंस्पेक्टर रजनीश के कत्ल की सूचना पाकर कमिश्नर देश पांडे स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे थे। सारी कार्यवाही निपटाने के बाद इंस्पेक्टर रजनीश का हत्यारा कोई बहुत ही चालाक व्यक्ति है। हमें जल्द से जल्द रजनीश के हत्यारे को गिरफ्तार करना होगा। आई? तभी हीरा के मुंह से एक हिंसक आवाज निकली। हा हा हा, आत्माओं को गिरफ्तार करना तुम्हारे बस में नहीं है कमिश्नर। अरे, यह तुम्हें क्या हो गया है हवलदार? तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? फिर एक भयानक अट्टहास के साथ हीरा ने बलबीर को अपने सिर से ऊपर उठा लिया। नहीं, बचाओ सर, मुझे बचाइए सर। बलबीर को छोड़ दो हीरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह मेरा शिकार है कमिश्नर साहब, अब इसे मौत ही नीचे उतारेगी। और फिर हीरा बलबीर को सिर से ऊपर उठाए चक्कर घिन्नी की तरह घुमाने लगा। हा 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 हा, बचाओ बचाओ साहब, लगता है हीरा में प्रेत आ गया है। बलबीर को बचाइए, वरना वह उसे मार डालेगा। एक क्षण के लिए तो कमिश्नर देश पांडे किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े देखते रह गए थे, लेकिन अगले पल धाएं धाएं धाएं, आई नहीं। लेकिन गोलियों से जिस्म छलनी होने के बावजूद भी हीरा ने बलबीर को पास खड़ी पुलिस जीप पर दे मारा। कड़ाक, आई, उफ, दोनों ही खत्म हो गए। बलबीर और हीरा का यह भयानक अंत देखकर लोचन के होश उड़ चुके थे। वह सोच रहा था, अब मेरी बारी है। संत कुमार की आत्मा मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और बुरी तरह से आतंकित होकर वह चिल्ला उठा, नहीं, तुम्हें क्या हुआ लोचन? उसने सबको मार दिया।
वह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लोचन की हालत पागलों जैसी हो उठी थी। कमिश्नर उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगा। इसका मतलब तुम कातिल को जानते हो लोचन? बताओ लोचन, कातिल कौन है? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। मौत के खौफ से थर थर कांपता लोचन सब कुछ बताता चला गया। वह संत कुमार का प्रेत है साहब। इंस्पेक्टर रजनीश और हमने उसकी हत्या करके उसकी लाश खंडर में दबा दी थी। उसी की आत्मा अब मौत का साया बनकर बाकी सबको खत्म कर चुकी है और अब मुझ पर मंडरा रही है। ओह! सच्चाई जानने के बाद इन तीनों की हत्या तो संत कुमार के प्रेत ने की, मगर एमएलए जीवनदास की हत्या किसने की? फिर कमिश्नर देश पांडे ने मन ही मन एक निर्णय लिया। खंडर से संत कुमार की लाश बरामद करवाने से पहले किसी तांत्रिक से मशवरा कर लेना उचित रहेगा। और कमिश्नर पांडे वहां से सीधे एक तांत्रिक के डेरे पर पहुंचे। भटकती आत्मा के शव को सीधे खोदना अपनी मौत को दावत देना है ऑफिसर। इस मामले में मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। आप बस इन चीजों का प्रबंध करके रखना। अच्छी बात है बाबा। तांत्रिक ने कमिश्नर को कुछ चीजें लिख दी। उसी रात खंडर में तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना कि संत कुमार की लाश तुम लोगों ने यहीं गाड़ी थी? हाँ साहब, यही वो जगह है। ठीक है ऑफिसर, मैं समाधि लगाने जा रहा हूँ। जब तक मैं आंखें न खोलूं सब लोग खामोश बैठे रहेंगे। कुछ देर बाद तांत्रिक समाधि लगाकर बैठ गया। अगले पल इन लोगों ने घोर अनर्थ किया है ऑफिसर। इस खंडर में एक और लाश दफन है और एमएलए जीवनदास समेत सभी मरने वाले इन दोनों निर्दोषों की आत्माओं के हाथों कत्ल हुए हैं। ओह, तो तुमने अभी भी मुझसे सच्चाई को छुपाए रखा था लोचन। लेकिन सच्चाई अब अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी ऑफिसर। बस आप लोग चुपचाप बैठे रहना। फिर तांत्रिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में कमिश्नर देश पांडे से मंगाई चीजें फेंकने लगा। ओम ह्रीं क्लीं पवन पूजाय नमः। ओम नमः कामाक्षाय। ह्रीं ह्रीं क्लीं क्रीं श्री श्री फट स्वाहा। कुछ देर बाद अचानक ही सामने की जमीन फट पड़ी और उसमें से संत कुमार की लाश निकलकर हवा में लहराने लगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं! धीरे धीरे संत कुमार की लाश जमीन पर जा टिकी। ओम लकी लकी संत कुमार वंशे कुरु कुरु स्वाहा। संत कुमार की लाश जमीन में टिकते ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। ओम एहि क्लीं चामुंडाय विच्चे। और अगले क्षण ओम एहि क्लीं चामुंडाय विच्चे। हा हा हा, तुमने हमारा काम आसान कर दिया है तांत्रिक। मेरा शिकार मेरे सामने है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं! तभी मंत्र पढ़ते तांत्रिक ने कुछ निकालकर हवन कुंड में डाला। ओम काली महाकाली ओम एहिं क्लीं। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्माएं बदला लेने के लिए भटक रही हैं, लेकिन पहले तुम लोगों को इस आदमी का दोष बताना होगा। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो तांत्रिक, बदला लेने वाली आत्माएं किसी निर्दोष की हत्या नहीं करती। फिर भी हम तुम्हें बताएंगे कि इन लोगों ने किस नृशंस ढंग से हमारा वध किया था। सुनो, मैं एक ईमानदार और निर्भीक पत्रकार था जो भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामे जनता तक पहुंचाने में नहीं हिचकिचाता था। एक दिन हमारे एडिटर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और कहा, सचिन, इस बार चुनाव में सेठ जीवनदास भी खड़ा है जिसका चरित्र संदिग्ध है। तुम इस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करके लाओ। डोंट वरी सर, मैं जल्दी ही आपको इस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा ला कर दूंगा। और मैं सेठ जीवनदास के पीछे परछाई की तरह लग गया। जीवनदास फिर कहीं जा रहा है। एक दिन, ओह, जीवनदास आज गाड़ी को खुद ही ड्राइव करके ले जा रहा है। अवश्य ही वह किसी नंबर 2 के ठिकाने पर जा रहा होगा। यह सोच में उसके पीछे लग गया, लेकिन जैसे ही हम एक सुनसान मार्ग पर पहुंचे, धड़ाम! वह डाल वास्तव में जानबूझकर मुझे रोकने के लिए ही फेंकी गई थी। उफ, अब मैं जीवनदास का पीछा नहीं कर सकूंगा। तभी खतरे की बू पाते ही मैंने अपनी मोटरसाइकिल तेजी से घुमाई। तभी एक आदमी ने मेरी तरफ एक चाकू उछाल दिया।
पर मैं उनके हाथ से बचकर निकल आया। इसका मतलब जीवन दास को मुझ पर शक हो गया है। बच गया साला। वहां से मैं सीधा अपने एडिटर के पास पहुंचा। इस घटना ने साबित कर दिया है सचिन कि जीवन दास का चरित्र वास्तव में ही संदिग्ध है। अगर तुम थोड़ी सी होशियारी से काम लो तो उसे चुनाव होने से पहले ही बेनकाब किया जा सकता है। आप ठीक कहते हैं सर। मैं अब हुलिया बदलकर जीवन दास की निगरानी करूंगा। यह सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल संत कुमार की दुकान के पीछे छुपा दी और अपना हुलिया बदलकर नए ढंग से जीवन दास के बंगले की निगरानी करने लगा। दिल्ली की कुतुब मीनार देखो, बंबई शहर की बहार देखो। आज जीवन दास गाड़ी फिर अकेले ही ले जा रहा है। कहीं उसने इस वेश में मुझे पहचान तो नहीं लिया है। जो होगा देखा जाएगा, पर पीछा जरूर करूंगा। फिर मैं जीवन दास का पीछा करने लगा। यह तो शहर से बाहर जा रहा है, मुझे वापस लौट चलना चाहिए। मैं अभी लौटने का इरादा कर ही रहा था कि तभी जीवन दास तो जंगल के अंदर जा रहा है। मैंने मोटरसाइकिल वहीं रोक ली। जब जीवन दास की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो मैंने भी मोटरसाइकिल को उसी रास्ते पर डाल दिया। मोटरसाइकिल की आवाज उसे सावधान कर सकती है। ओह, यह इमारत कैसी है? जरूर यह जीवन दास के काले धंधों का अड्डा होगा। मोटरसाइकिल को मैंने इमारत से बहुत पहले ही पेड़ों के एक घने झुंड के पीछे छुपा दिया। यहाँ इस पर किसी की निगाह पड़ने की संभावना नहीं है और पेड़ों की आड़ लेते हुए ही इमारत की ओर बढ़ा। मुझे इमारत की पिछली ओर जाना चाहिए। शीघ्र ही मैं इमारत की पिछली ओर पहुंचने में सफल हो गया। उस खिड़की के भीतर झांकना चाहिए। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंचा, माल कहाँ है टोनी? ऊपर रखा है बॉस। ओह, पहली आवाज तो जीवन दास की है, लेकिन यह किस माल की बात कर रहा है? चलो ऊपर चलें। ओह, वह लोग तो ऊपर जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरी निगाह रेन वाटर पाइप पर पड़ी। यह रेन वाटर पाइप किस मर्ज की दवा है? फिर मैं उस पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। अगर कोई इधर आ निकला तो तेरी सारी पत्रकारिता धूल चाटती नजर आएगी बेटे। और मैं धड़कते दिल से पाइप के सहारे ऊपर तक जा पहुंचा। उफ, इस रोशनदान से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ सोचकर मैं छत पर पहुंचा। मुझे वह माल देखने के लिए दूसरी मंजिल के कमरे तक पहुंचने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और फिर मुझे बिना कोई आहट किए उतरना है। सीढ़ियां उतरकर मैं दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचा। उस कमरे का द्वार खुला है और उधर से आहटें भी आ रही हैं। मैं उस कमरे के द्वार के पास पहुंचा और भीतर झांकने लगा। यह कोकीन आज ही रामनगर पहुंचा दो। यस बॉस। ओह, तो यह कोकीन है और इस नशे की तस्करी का ठेकेदार जीवन दास है। लेकिन तभी मुझे अपनी पीठ में कोई सख्त चीज चुभती महसूस हुई। मैंने चौंक कर जैसे ही पीछे देखा। अपने हाथ ऊपर उठाकर भीतर चलो। मारे गए। विवश होकर मुझे उसका आदेश मानना पड़ा। भीतर पहुंचने पर, बॉस, यह आदमी बाहर खड़ा चोरी से भीतर देख रहा था। कौन हो तुम? मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। शहंशाह या भिखारी, जमूरा या मदारी? हाँ, लोग मुझे पागल कहते हैं, पत्थर भी मारते हैं। कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। मैं स्वयं को पागल दिखाने के लिए पागलों की भांति अभिनय करने लगा था, मगर जीवन दास शायद मेरे अभिनय को भांप गया था। हम तुझे पत्थर से नहीं, गोली से मारेंगे बच्चू। इसे नीचे ले जाकर बंद कर दो और रात को इसे ठिकाने लगा देना। यस बॉस। तब मुझे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अच्छा हुआ कोई मुझे पहचान नहीं सका, वरना वह लोग मुझे इसी समय जिंदा न छोड़ते। लेकिन रात को क्या होगा? मैं वहां से निकलने का रास्ता सोचने लगा। इस रोशनदान के सिवाय बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह तो काफी ऊंचा है। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई। वाह, यह ड्रम मेरे काम आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे समय की प्रतीक्षा करनी होगी। और मैं ध्यान से कान लगाकर आहटें सुनता रहा। फिर वह मौका मुझे दिन ढलने के बाद मिला। अब सर्वत्र खामोशी छा गई है। इसका मतलब है इमारत में अब कोई नहीं है। मैं ड्रम को ढकेलते हुए रोशनदान के नीचे लाया और उसे खड़ा करने लगा। ऐसे में इमारत में से ड्रम लुढ़कने की आवाज सुनकर कोई यहाँ आ पहुंचा तो बिना किसी हिचक के मुझे गोली मार देगा।
उस रोशनदान से मैंने सिर निकाल कर देखा। रेन वाटर पाइप। ओह, शुक्र है यह कोठरी इमारत की पिछली ओर है। पाइप पकड़कर मैंने अपना बाकी शरीर भी रोशनदान से बाहर निकाला और तेजी से नीचे उतरने लगा। फिर स्वयं को अंधेरे में छुपाता हुआ उन पेड़ों की ओर बढ़ गया जहां मैंने मोटरसाइकिल छुपाई थी। पेड़ों के झुंड के पीछे से अपनी मोटरसाइकिल निकालकर सड़क पर लाकर स्टार्ट की। अगले पल मेरी मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं मौत के मुंह से निकल आया हूं। लेकिन मैं जैसे ही रामलीला मैदान के पास पहुंचा, किंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों और भ्रष्टाचारी नेताओं को जनता की अदालत में लाकर उनका फैसला जनता से ही करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मेरे हाथ मजबूत करने चाहिए। मुझे भारी बहुमत से अपने वोट डालकर विजयी बनाएं। इस चुनाव सभा को कौन संबोधित कर रहा है भाई? जनता के नेता जीवन दास भाषण दे रहे हैं साहब। जीवन दास का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। ओह, शायद जीवन दास ने इसीलिए अपने ड्राइवर को रात में ही मुझे शूट कर देने का आदेश दिया था ताकि पुलिस इस पर शक न कर सके। और मैं अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करके तेजी से मंच की ओर बढ़ता चला गया। कमीने, मैं जनता को बताऊंगा कि तू कितने पानी में है। मंच पर पहुंचकर मैंने उसके हाथ से माइक छीन लिया और दोस्तों, जनता का सेवक बनने का ढोंग रचने वाला यह नेता जीवन दास कैसा आदमी है, यह आपको मैं बताता हूँ। यह आदमी नशे का। उधर जीवन दास इंस्पेक्टर रजनीश से कुछ कह रहा था। रजनीश, इस कुत्ते को संभालो, यह हमारे अड्डे से छूटकर भाग आया है। इस पर काबू न पाया गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। यह अवश्य ही पत्रकार सचिन है, मगर इसकी दाढ़ी नकली लगती है। डोंट वरी सेठ। तभी अचानक एक हाथ मेरे चेहरे पर पहुंचा और आए। देखो भाइयों, यह नकली दाढ़ी वाला आदमी अभी अभी पागल खाने से भागकर यहाँ आ पहुंचा है। इसलिए इसके आने से आपको अपने प्रिय नेताजी का भाषण सुनने में जो व्यवधान पड़ा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। छोड़ दो मुझे, तुम सब उससे मिले हुए हो, तुम भी उसी के कुत्ते हो। और जनता के कुछ समझने से पहले ही वह लोग मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे वहां से घसीट ले गए। इसका जिंदा रहना हम सबकी मौत के बराबर है रजनीश। तुम बेफिक्र होकर भाषण करो सेठ। वहां से वह लोग मुझे इस खंडर में ले आए और अब तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तुम सब भ्रष्ट और कुत्ते हो। तब धाए धाए मेरी हत्या करने के बाद वह लोग गड्ढा खोदकर मेरी लाश को इसमें दबाकर यहाँ से चले गए। जीवन दास भी चुनाव जीतकर एमएलए बन गया, लेकिन मेरी आत्मा इससे बदला लेने के लिए भटकने लगी। देश का नेता जीवन दास जिंदाबाद। जब तक मैं अपने हत्यारों से बदला नहीं ले लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और मैंने एक रात जीवन दास की हत्या कर दी। उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। सचमुच यह लोग इसी काबिल थे, लेकिन अब तुम इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति दिला दूंगा। नहीं, यह अन्याय होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक सचिन ही नहीं, संत कुमार जैसे कई अन्य लोगों के खून से अपने हाथ रंगे हैं, जिसकी सजा केवल मौत है। मौत, हा 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 हा। इसके साथ ही अचानक आंधी के समान मिट्टी उड़कर तांत्रिक की आंखों में समा गई। उफ, नहीं, रुक जाओ, उसे मत मारो। ओम हीम क्लीम ए, हा 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 हा। और इससे पहले कि तांत्रिक के मंत्र प्रभावी हो पाते, धच, नहीं, आई। अगले क्षण संत कुमार की लाश और पत्रकार सचिन का कंकाल स्वयं ही उछलकर हवन कुंड में गिरकर जलने लगे। ओह, निर्दोष आत्मा के प्रतिशोध की ज्वाला जिंदा आदमी से भी ज्यादा बलवती होती है। प्रकृति शायद न्याय करने के लिए ही कभी कभी ऐसे खेल रचाती है। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।